नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हुसैन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबारात की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नश्र करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि रियासत तेलंगाना में किस तरह पिछले 3 दिनों के दौरान बारिश ने न सिर्फ तेलंगाना बल्कि आंध्र प्रदेश में भी बारिश ने कहर ढाया था। और इस दौरान जो हम तक इतलात आ रही हैं वो ये है कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में जुमला 40 अमवात हुई हैं, जबकि फसल का जहाँ तक ताल्लुक़ है करोड़ों रुपए की फसल तबाह व बर्बाद हो चुकी है। इसी तरह आप देखेंगे कि कई ऐसे मकामात जो नशीबी हैं, नशीबी इलाकों में पानी दाखिल हो गया, वहाँ से लोगों को महफूज मकामात मुंतकिल कर दिया गया। और ये भी कहा जा रहा है कि दोनों रियासतों में यानी दोनों तेलुगु रियासतों में 47,000 के करीब लोगों को महफूज मकामात मुंतकिल किया गया या जो रिलीफ कैंप्स है वहाँ पर मुंतकिल किया गया है। इसके अलावा आपको बता दूं कि चीफ मिनिस्टर ने कल ही ऐलान किया था कि हम जो बारिश के मुतासरीन हैं, सैलाब के मुतासरीन हैं, उन्हें फ़ीकस 4 लाख रुपए नहीं बल्कि फ़ीकस 5 लाख रुपए देंगे। यानी जो भी महलूकीन के ख़ानदान हैं फ़ीकस उन्हें 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। और ये भी उन्होंने कहा था कि हम हर तरह की मदद करेंगे। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि जिन लोगों के जानवर ज़ाय हो चुके हैं, जानवर हलाक हो चुके हैं, उन्हें भी 30,000 से लेकर 30,000 के बजाय अब 50,000 रुपये दिए जाएंगे। ये बहुत अच्छी बात है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अपोजिशन है जो तनकीद का निशाना बना रही है। KTR अमेरिका में है, अमेरिका से ही वो हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं। इसका जवाब भी चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने दिया है और कहा है कि आप अमेरिका में बैठे तनकीद कर रहे हैं, जबकि आपको रियासत में होना चाहिए अगर आप आवाम के हकीकी हमदर्द होते। तो बहरहाल नाज़रीन, जिस अंदाज में ये वाक़यात पेश आए हैं, फिलवक्त ऐसा लगता है कि बारिश थम गई है और हालात मामूल पर आ जाएंगे। लेकिन ये देखा जाएगा कि कितना जानी नुकसान हुआ है, कितना माली नुकसान हुआ है और फसलों को कितना नुकसान पहुंचा है। यानी किसानों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है अगर मरकज़ी हुकूमत मदद ना करे। इसके अलावा आपको ये बता दूँ कि पहले ये कहा गया है कि आंध्र प्रदेश में 19 और तेलंगाना में 16 जुमला 35 अमवात हुई है, लेकिन बाद में जो इतलात आई हैं उसमें यह बताया गया है कि आंध्र प्रदेश में 19 और तेलंगाना में 21 अफराद यानी अपनी ज़िंदगियों से महरूम हुए हैं। और ख़ास तौर पर खम्मम और कोत्तागुड़म के बारे में ये कहा गया है कि 9 अफराद बह गए हैं। और पालेर एक मुकाम है जहाँ पर याकूब नामी एक शख्स रियासती वज़ीर माल से कई मरतबा बात भी किया, लेकिन हेलीकॉप्टर वहाँ नहीं पहुँच सका, फिर वो अपनी ज़िंदगी से महरूम हो गया। उनकी मैयत या उनकी लाश डेड बॉडी दस्तियाब हो गई है, लेकिन उनकी अहलिया जो है सईदा, उनकी डेड बॉडी दस्तियाब नहीं हुई है। अब उसकी तलाश जारी है। तो बहरहाल हम चलते हैं सज्जा साहब के पास और पूछते हैं, सज्जा साहब आप ये बताइए कि सारी रियासत में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन हैदराबाद के बारे में कहा जा रहा है कि इस मरतबा हैदराबाद में पानी सड़कों पर जमा नहीं हुआ। देखिए, कुछ हैदराबाद के भी कुछ नशेबी इलाके मुतासिर हुए हैं। जी जी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। एलबी नगर से शिकायतें आई थी, टोली चौके से शिकायतें आई थी और भी कई इलाकों से हैदराबाद के शिकायतें आई थी कि पानी जो है नशेबी इलाकों में जमा हुआ है। कुछ घरों में भी दाखिल होने की शिकायतें आई थी, लेकिन सूरत हाल यहाँ गंभीर बहुत, जैसे कि हमने माजी में देखा था कि एक एक फ्लोर तक पानी में डूब चुके हैं मकान। तो ऐसी सूरत हाल अब के यहाँ पेश नहीं आई। यकीनन कुछ फलाही काम हुए हैं, कुछ नालों की सफाई का काम हुआ है और बारिश के मौसम से पहले जो निकासी हुई है, ख़ास तौर पे गटर जो साफ़ किए गए हैं और ख़ास तौर पे जो है जो गंदे पानी की निकासी का जो ख़ास इंतज़ाम किया गया है उसका असर यहाँ देखा गया। लेकिन देखिए, अगर हम बारिश की बात करें तो हैदराबाद में उतनी तूफ़ानी बारिश नहीं हुई जितनी जो है अज़ला में, ख़ास तौर पे जो है खम्मम में, वरंगल में, आपने जो है अभी कोत्तागुड़म का जिक्र किया, निज़ामाबाद में, महबूब नगर में, नलगुंडे में और उन अज़ला के नवाई इलाकों में बहुत तूफ़ानी बारिश रही। और खम्मम के कलेक्टर ने तो साफ़ तौर पे कहा है, खम्मम के कलेक्टर ने तो साफ़ तौर पे कहा है कि यहाँ जो तबाही आई है बारिश के बाद आने वाले सैलाब से,
वो तबाही बेमिसाल है, इसकी कभी माजी में मिसाल नहीं मिलती। जी जी। इतनी भयानक यहाँ पे तबाही देखी गई है, ख़ास तौर पे खम्मम ज़िले में। तो वहाँ देखिए, एक तो अहम बात यह है कि गोदावरी जो नदी है जी वो ख़तरे के निशान से ऊपर बह रही थी, और उसकी ज़ैली नदियाँ भी जो है पूरी तरीके से जो है बिफर गई थी। यहाँ तक कि जो गोदावरी नदी में मिलने वाले बरसाती नाले थे वो भी जो है खौफनाक सूरत हाल, गज़बनाक हम कह सकते हैं कि गज़बनाक जो है वो नाले भी हो गए थे। इतनी बारिश वहाँ पे रिकॉर्ड की गई है। उनका ये कहना है कि पूरे साल में इतनी बारिश नहीं होती जितनी सिर्फ एक दिन में बारिश वहाँ पे रिकॉर्ड की गई। बहरहाल जो है विजयवाड़ा को हम देख रहे हैं कि विजयवाड़ा के लोगों का भी ये कहना है, जो आंध्र प्रदेश का फ़िलहाल दारुल हुकूमत है, विजयवाड़ा के लोगों का भी ये कहना है कि विजयवाड़ा ने अपनी तारीख में कभी इतना बड़ा सैलाब नहीं देखा। विजयवाड़ा का तकरीबन 30% हिस्सा पानी में डूब गया था। दरियाए कृष्णा खतरे के निशान के ऊपर बह रही थी, और इतनी मूसलाधार बारिश वहाँ पे हुई थी कि बारिश के नतीजे में विजयवाड़ा के कई इलाके दरियाब आ गए थे। विजयवाड़ा का आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने भी जो है मतलब है कि बोट्स में उन्होंने जो है, जो रबर के बोट्स लाए गए थे एनडीआरएफ की टीमों की जानिब से, बोट में बैठ के उन्होंने उन महलों का दौरा किया था जहाँ पे 10-10 फीट 15-15 फीट तक पानी जमा था, और लोगों को महफूज मकामात पे मुंतकिल करने के लिए भी इक़दाम किए गए। विजयवाड़ा के अलावा अजला में और गांव, देखिए हमेशा होता ये है कि बारिश जब आती है, सैलाब जब आता है, नदियाँ जब तग़यानी पे आती हैं तो गांव बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं। गांव के गांव डूब जाते हैं। ये बहुत ही जो है भयानक सूरत हाल होती है, और रिलीफ के जो इक़दाम होते हैं वो शहरों की बनिस्बत गाँव में कम जो है पहुंच होती है। मतलब है कि जो रिलीफ के टीमें होती हैं वो शहरों में तो फौरी पहुंच जाती हैं, लेकिन गांव, दूर दराज जो गांव होते हैं वहां तक वो पहुंच नहीं पाते, जिसके नतीजे में बहुत नुकसान उठाना पड़ता है किसानों को भी, गांव के लोगों को भी। जैसा कि अभी आपने कहा, मवेशी जो है बह गए पानी में, मवेशी मर गए बारिश सैलाब की वजह से। अब देखिए, अब यकीनन हुकूमत को जो है इस जानिबी तवज्जो देनी चाहिए कि मवेशियों की कीमतें अब आसमान से बातें करने लगी हैं। अगर किसी गांव के फ़र्द के पास एक गाय एक बैल है तो मतलब है कि उसके पास 1.5-2 लाख रुपए का जो है मिल्कियत है वो। अगर 2 भैंसें उसके पास हैं तो मतलब 2 लाख रुपए की कम से कम जो है उन भैंसों की कीमत होती है। तो यकीनन जो इमदादी जो इमदाद दी जा रही है उसमें भी इजाफ़ा किया जाना चाहिए, और फिर 5,400 से ज़्यादा करोड़ रुपए का नुकसानात का तखमीना लगाया गया है। मरकज़ की भी ये ज़िम्मेदारी है। देखिए, वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने फ़ोन पे बात की, अमित शाह वज़ीर दाखिला ने फ़ोन पे बात की, कहा कि हम हर मुमकिन मदद करेंगे, हम चॉपर्स भेजेंगे, हम जो है एनडीआरएफ की टीमें भेजेंगे। एनडीआरएफ की टीमें भी आ गई थी, चॉपर्स भी आ गए थे, लेकिन अब उन लोगों को जो इस सैलाब से मुतासिर हुए हैं उनको बाज़ाबात करने की ज़रूरत है। उनका जो नुकसान हुआ है उसकी पाबजाई करने की ज़रूरत है, उनके लिए माली इमदाद की ज़रूरत है। तो अब मरकज़ी हुकूमत को चाहिए कि उनकी माली इमदाद के लिए इक़दाम करें, फ़ौरी तौर पे जो है पैसा रिलीज़ किया जाए। बिल्कुल आपने सही कहा है। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक रियासत तेलंगाना का सवाल है, तेलंगाना हो या फिर आंध्र प्रदेश हो, ये दो तेलुगु रियासतों में इस मरतबा ये एकसानियत और मुश्तरका बात देखी गई कि दोनों रियासतों के चीफ मिनिस्टर्स अब निकल पड़े हैं, और वहाँ उन लोगों ने कई देहातों का दौरा किया, कई मवाजियात का दौरा किया, कई अजला का दौरा किया, और आवाम में घुल मिल भी गए, आवाम की परेशानियों का खुद जायज़ा लिया। ये बहुत अच्छी बात है, और मैं समझता हूँ कि अगर हुकूमत के जो सरबराह होते हैं इस तरह के इक़दाम करते हैं तो आवाम को भी बहुत ज़्यादा राहत मिलती है। अब देखना यह है कि रेवंत रेड्डी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से वाज़ेह तौर पर ये कहा है, ये मुतालबा किया है कि रियासत तेलंगाना हो या फिर आंध्र प्रदेश हो, जिस तरह की सैलाबी बारिश ने तबाही मचाई है उसे पेश नज़र रखते हुए, उसे मलहूज़ रखते हुए यहाँ पर कौमी आफत समावी डिक्लेयर की जाए, नेशनल कैलेमिटी डिक्लेयर किया जाए। लेकिन
अब देखना ये है कि मोदी हुकूमत ये काम करती है या नहीं करती है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि इस मामले में हुकूमत को, ख़ास तौर पर मरकज़ी हुकूमत को इन दोनों रियासतों की मदद करनी चाहिए। दोनों रियासतों की नहीं, बल्कि जहाँ कहीं भी बारिश हुई है, तबाही बर्बादी हुई है, खुद आप देखेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की आबाई रियासत गुजरात में जो तबाही हुई है, 26 से ज़ायद लोग वहाँ मारे गए हैं, वहाँ भी मदद करनी चाहिए। बहरहाल नाज़रीन, ये तो रही हैदराबाद की बात। और आपको बता दूं कि ये भी बताना ज़रूरी है कि जो ट्रेनें मनसूख हुई हैं, तैयारे मनसूख हुए हैं, और ख़ास तौर पर 432 से ट्रेनें मनसूख हुई हैं तेलंगाना में, आप अंदाज़ा कीजिए। इसके अलावा 13 जो ट्रेनें हैं उन्हें जुज़वी तौर पर मनसूख किया गया है। 140 से ज़ायद ऐसी ट्रेनें हैं, रेल हैं जिनका रुख मोड़ दिया गया। तो बहुत ज़्यादा असर पड़ता है फ़ज़ाई और रेलवे ट्रैफिक पर जब बारिश होती है। वैसे भी जब सितंबर का माह आता है तो कहा जाता है कि तेलंगाना हो या आंध्र प्रदेश हो, ये सितमगर महीना कहा जाता है, सितमगर कहा जाता है, क्योंकि आप देखेंगे कि खुद हैदराबाद का जो वाक़या पेश आया था और पुलिस एक्शन में मुसलमानों का जो खून बहाया गया था, उस वक्त ही माह सितंबर था। और आप देखेंगे राजशेखर रेड्डी अपनी ज़िंदगी से महरूम हुए थे हेलीकॉप्टर हादसे में, वो भी सितंबर में ही हुए थे। तो इसीलिए कहा जाता है, इवन तोगयानी जो आई थी वो भी कहा जाता है कि सितंबर में आई थी। तो हैदराबाद के लिए या हैदराबाद दक्कन के लिए, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो या फिर कर्नाटक हो के कुछ हिस्से हों या फिर तेलंगाना हो, उसमें सितंबर के महीने को सितंबर का माह कहा जाता है। तो बहरहाल नाज़रीन, ये तो रही बात बारिश की। लेकिन हम आपको लिए चलते हैं ब्रुनाई दारुसलाम। ब्रुनाई दारुसलाम का नाम सुनते ही आपको वहाँ के जो हुक्मरान हैं सुल्तान हसन बुल्किया, उनका यानी नाम, उनकी शख्सियत आपके जहन में उभर आई होगी। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इत्तेफाक से अपना पहला दौरा ब्रुनाई दारुसलाम कर रहे हैं। 2 रोज़ा दौरा है। और आपको बता दूं कि आज वो सुल्तान हसन बुल्किया से मुलाकात करेंगे। और आपको ये भी बता दें कि एक छोटा सा मुल्क है, 1984 में इसने आज़ादी हासिल की है। और सबसे अहम बात यह है कि इसकी जो आबादी है, आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि सिर्फ 4,58,000 इसकी आबादी है, लेकिन दौलत के हिसाब से बहुत ज़्यादा दौलतमंद मुल्क है, जिसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि सुल्तान हसन बुल्किया के पास अगर आप देखेंगे तो उनके पास 600 रोल्स रॉयस कारें हैं और 450 फेरारी कारें और 380 जो है बेंटली कारें हैं। यानी उनका कहा जाता है कि सुल्तान अपने जो काफिला है, अपने गैरेज है, उस गैरेज में एक नहीं, 2 नहीं, गैरेजों की तादाद आपको बता दूं कि 110 गैरेजेस है, वसी व अरीज गैरेजेस है, जिसमें वो 7,000 कारें रखते हैं। और एक कार की कीमत, सज्जा साहब आपको बता दूं कि गोल्ड प्लेटेड है कार, वो 80 बेंटली कार है, वो उसकी $80 मिलियन उसकी कीमत है। और सुल्तान के पास ये कहा जाता है कि वो तकरीबन कहा जा रहा है कि जो उनके पास तैयारा है बोइंग 747, वो भी उनका अपना है और गोल्ड प्लेटेड है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि एक पुरतईश ज़िंदगी वो गुजारते हैं। और जो उनका महल है, ये कहा जाता है कि दुनिया में इतना बड़ा शाही महल किसी के पास नहीं है। और उन्हें इस बात का भी एजाज़ हासिल है कि वो दूसरे बादशाह हैं जो एक तवील मुद्दत से हुक्मरानी कर रहे हैं। इससे पहले मलका एलिज़ाबेथ दूसरी जो बरतानिया की क्वीन थी, वो उन्हें ये एजाज़ हासिल था। और सेकेंड पोजीशन पर हसन बुल्किया है। तो सजा साहब ये बताइए कि वो मुल्क गैस और तेल के ज़खायर से मालामाल है, तो ऐसे में वज़ीर-ए-आज़म का दौरा किस तरह कामयाब रहेगा? वज़ीर-ए-आज़म मोदी के दौरे के बारे में रियाज साहब, जैसा कि आपने अभी कहा है, दारुसलाम के दौरे पे वो जो है पहुंच चुके हैं, ब्रुनाई पहुंच चुके हैं वो यकीनन। जैसा कि आपने कहा कि सुल्तान हसन से उनकी मुलाकात होगी और ब्रुनाई की जो जामिया मस्जिद है उसका भी वो दौरा करने वाले हैं। और बाज़ाब्ता जो है सुल्तान, वहाँ के सुल्तान हसन ने जो है वज़ीर-ए-आज़म मोदी को दावत दी थी वहाँ पे दौरा करने की। तो इसी बेस पे वो जा रहे हैं। कहा जा रहा है, जैसे कि देखो आलम अरब के हवाले से भी हमने एक खबर सुनी है कि वहाँ भी जो है अब अरब ममालिक धीरे धीरे तेल पे इन्हिसार कम करना चाहते हैं और दीगर जो है ज़राए जो मैशियत के है उसकी तलाश में है। तो यकीनन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इंडिया एक बहुत बड़ी मंडी है। दीगर ज़राए के हवाले से अगर हम बात करें तो सुल्तान के साथ भी ये खबर आई है कि वज़ीर-ए-आज़म की जो है अहम तरीन बाहमी माहदात होंगे। बाहमी तिजारत की जो के माहदों पे भी इत्तेफाक राय होगा। और फिर जो है वज़ीर-ए-आज़म वहाँ पे इंडियन कम्युनिटी के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। वहाँ के जो है, वहाँ जो हिंदुस्तानी क़याम पज़ीर हैं वो बड़े जो है पुरजोश हैं वज़ीर-ए-आज़म के दौरे से। और वज़ीर-ए-आज़म उनसे भी जो है मुलाकात करेंगे, खिताब करेंगे। और फिर उसके अलावा
एक ब्रुनाई और हिंदुस्तान के ताल्लुकात को एक नई जहत देने का भी जो है वज़ीर आज़म के इस दौरे से काम होगा। तो यकीनन देखिए रियाज साहब, ये एक दिलचस्प बात यह है कि वज़ीर आज़म इस्लामी ममालिक से अपने ताल्लुकात को बेहतर कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, वसी कर रहे हैं, उनके जो है उनके वसाइल से इस्तेफ़ादा करना चाहते हैं, वो हमसे जो है कुछ यहाँ पे कुछ वो कारोबार करना चाहते हैं, हम उनकी बेपनाह दौलत में से जो है अपने इन्वेस्टमेंट के ज़रिए जो है कुछ वहाँ के वसाइल से कुछ मफाद हासिल करना, जो भी कुछ भी हो। लेकिन हिंदुस्तान में मुसलमानों के हवाले से बीजेपी का जो रवैया है वो बड़ा तशवीशनाक है। ये जो है बड़ी अफसोस की बात है कि एक जानिब आप बैरून ममालिक में तो मुसलमानों से ताल्लुकात जो है बहाल करेंगे, कभी आप दुबई को देखिए, कभी बहरीन को देखिए, सऊदी अरब को देखिए, हर मुल्क से वज़ीर आज़म मोदी ख़ास तौर पे आलम अरब के हर मुल्क से वहाँ अपने ताल्लुकात को बेहतर कर रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान में मुसलमानों के हवाले से वो रवैया वो नहीं है। अब वक्त बिल की बात करेंगे अगर हम, या फिर जो है और भी बहुत सारे जो है अभी गौरक्षा का भी ये मसला आ रहा है, तो यकीनन जिस तरीके से बैरून ममालिक में वज़ीर आज़म जो है मुस्लिम दौलतमंद मुल्कों से जो है अपने ताल्लुकात को बेहतर करना चाहते हैं, उसी तरीके से हिंदुस्तान में भी इस हुकूमत को चाहिए कि वो अक़लियत ख़ास तौर पे मुस्लिम अक़लियत के साथ अपने रवैये को बेहतर करें। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक बरूनाई दारुस्सलाम का सवाल है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1984 में इसने आज़ादी हासिल की, 40 साल से हिंदुस्तान के उसके सिफारती ताल्लुकात हैं और किसी भी हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म का ये पहला दौरा बरूनाई है। जैसा कि सज्जाद साहब ने बहुत अच्छी जानिब तवज्जो दिलाई है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी खलीजी ममालिक हों या फिर दूसरे मुस्लिम ममालिक हों, वहाँ का दौरा तो करते हैं, वहाँ बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं और मसाजिद का दौरा करते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में ही मसाजिद पर हमले किए जाते हैं, मसाजिद के मीनारों पर फ़िरका परस्त गुंडे चढ़कर ज़ाफ़रानी या तिरंगा ज़ाफ़रानी झंडा लहरा देते हैं। और यहाँ तक आप देखेंगे कि मुस्लिम अगर 80 साल का बूढ़ा भी है तो उसके साथ बदतमीज़ी करते हैं, उसे थप्पड़ रसीद करते हैं, उसे पंच मारते हैं, उसे मुक्के रसीद करते हैं, लातें मारते हैं और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी खामोश रहते हैं। लेकिन वो बड़ी ढटाई के साथ मुस्लिम ममालिक का दौरा करते हैं। पता नहीं उन्हें ये अंदाज़ा होता भी होगा या एहसास से नदामत उनमें पाई भी जाती होगी कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ ये सलूक किया जा रहा है और मैं हूँ कि बैरूनी ममालिक ख़ास तौर पर अरब और मुस्लिम ममालिक से अपने मफादात की तकमील कर रहा हूँ, वहाँ से सरमाया हासिल कर रहा हूँ, वहाँ के कई एक प्रोजेक्ट्स उनके साथ कर रहा हूँ और आप मफाद के लिए उनसे दोस्ती कर रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान में मुसलमानों की हालत अबतर होती जा रही है। हद तो ये है कि ये फ़िरका परस्त जो गुंडे हैं, ये दरिंदे हैं, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी भी कर रहे हैं, जबकि वज़ीर आज़म को अच्छी तरह मालूम है कि मुसलमान अपनी जान, अपनी माल, अपनी आल, अपनी औलाद से लेकर अपनी हर चीज़ से अगर किसी चीज़ को अजीज़ रखता है, किसी को अजीज़ रखता है, किसी को सबसे ज़्यादा अहम समझता है, तो वो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की ज़ात अक़दस है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि यहाँ जिस हाल में जो नाम नेहाद गुस्ताख्ता और मैं समझता हूँ कि जो हराम ज़ादे हैं वो हुजूर की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, लेकिन पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती। सज्जा साहब जी, अब देखिए इसकी सबसे बड़ी मिसाल तो मध्य प्रदेश के गांव की है। जी, जहाँ पे एक वहाँ के एक आप महंत कहिए या फिर एक मजहबी रहनुमा कहिए, उसने जो है हुजूर की शान में गुस्ताखी की। मुसलमानों ने एहतजाज किया, वहाँ वो पुलिस स्टेशन गए थे शिकायत दर्ज करवाने के लिए, लेकिन उनके साथ क्या रवैया रखा गया ये भी तो देखने वाली बात है। उनको लीड करने वाले गालिबन शाहिद अली उनका नाम था, उनके घर को बुलडोज़र से जो है गिरा दिया गया। ये तो जो है मौजूदा सरकार का रवैया है। ये देखिए मॉब लिंचिंग के वाक़यात हो रहे हैं। अब एक नया जो है एक इंकशाफ हुआ है कि आर्यन मिश्रा नाम का एक नौजवान, जी हाँ जो हरियाणा का जी, उसको गौ की तस्करी के जो है शुबे में गोली मार के हलाक कर दिया गया। ये कर रहे हैं और इस पे अगर मोदी सरकार कुछ नहीं कहती है और इस तरह के हालात को, इस तरह की नफ़रत को ख़त्म करने के लिए इक़दाम नहीं करती है, बल्कि उल्टे कोशिश ये करती है कि वक्फ़ बिल को तरमीम किया जाए, वक्फ़ बोर्डों को अपने कंट्रोल में लिया जाए, वक्फ़ की जायदादों पर कब्ज़ा किया जाए। अगर इस तरह की जो है साजिशें करती है तो फिर बाकी आलम इस्लाम में जाके वो क्या पैगाम देंगे? सबसे बड़ा सवाल ये है। देखिए अगर
हम आबादी के हिसाब से कहें तो हिंदुस्तान दुनिया का सबसे ज़्यादा मुसलमानों की आबादी वाला मुल्क है। अगर आबादी के लिहाज से है, इसमें शक नहीं कि जो है मुसलमान मुल्कों की अगर जो है हम बात करें तो इंडोनेशिया, मलेशिया जो है सबसे बड़ी जो है मुसलमान मुल्क हैं आबादी के हिसाब से। जी जी। लेकिन अगर आबादी के हिसाब से दुनिया में कोई मुल्क जिसमें सबसे ज़्यादा मुसलमान बसते हैं तो वो इंडिया है। और इंडिया में जो है हिंदुस्तान की दूसरी बड़ी अक्सरियत होने के बावजूद मुसलमानों के साथ मौजूदा सरकार का जो रवैया है वो तशवीशनाक और बहुत मैं समझता हूँ कि वो गलत है। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को ये सोचना चाहिए कि वो अक्सर मुस्लिम ममालिक का दौरा करते हैं, वहाँ के आला जो एजाज़ात होते हैं वो हासिल करते हैं, और उसके बावजूद भी इस तरह का रवैया, आपके दो चेहरे हो गए हैं, एक मुल्क में एक अलग चेहरा है, बैरूनी मुल्क में एक चेहरा है, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि बहैसियत सहाफ़ी, बहैसियत हिंदुस्तानी शहरी, हम बबांग दहल ये कह सकते हैं कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को तमाम को साथ लेकर चलना चाहिए, जैसा कि उनकी हुकूमत नारा लगाती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। लेकिन ऐसा लगता है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत को मुसलमानों का विश्वास हासिल नहीं हो सका, उनका एतमाद, उनका भरोसा हासिल नहीं हो सका। वजह यह है कि आप अंदाज़ा कीजिए कि एक जानवर के नाम पर, एक गाय के नाम पर मुसलमान को कत्ल कर दिया जाता है, एक ज़ईफ़ शख्स को थप्पड़ मारा जाता है, मुक्के रसीद किए जाते हैं, लातें मारी जाती हैं। कितनी शर्म की बात है। क्या हिंदुइज़्म में या ये तालीम दी गई है कि तुम एक बड़े आदमी को, एक बुजुर्ग आदमी को थप्पड़ मारो, उसके मुक्का रसीद करो? मैं समझता हूं कि कोई भी मजहब इस तरह की तालीम नहीं दे सकता। बल्कि ये जो लोग काम कर रहे हैं मजहबी खतूत पर लोगों को तकसीम करने का, ये दरिंदे हैं, और मैं 1000 मरतबा ये इन्हें दरिंदे ही कहूँगा। और ये गुंडे जो है, गुंडगी गर्दी के जरिए हिंदुस्तान को बदनाम कर रहे हैं, हिंदुइज़्म को बदनाम कर रहे हैं और हिंदुओं को बदनाम कर रहे हैं। जबकि आम तौर पर आप देखेंगे हमारे जो हिंदू भाई है वो पुरअमन होते हैं, हिंदुइज़्म तशद्दुद की तालीम नहीं देता, उसके बावजूद भी ये गुंडे हिंदुइज़्म को बदनाम करने पर तुले हुए हैं। बहरहाल नाज़रीन, हम बात कर रहे थे सुल्तान ब्रुनाई की। आपको बता दूं कि सुल्तान ब्रुनाई का जो महल है वो महल हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि यानी जुनूब मशरिक़ ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में सबसे बड़ा महल रखते हैं वो शाही महल जो है। और आपको ये बता दूंगे तकरीबन 2 मिलियन मुरब्बा फीट पर उनका महल मुहित है, और जिसमें 5 स्विमिंग पूल्स, 1700 कमरे हैं और 257 बाथरूम्स और 110 गैरेजेस है, जिसमें आपको बता दूं कि 60,000 से ज़ायद कारें रखते हैं, जिनमें के कीमती से कीमती जो कार है उनकी तादाद 1430 बताई गई। सजा साहब जी, यकीनन देखिए वो तो दौलतमंद मुल्क है। जी जी। जैसा कि सभी जानते हैं कि गैस और पेट्रोल की जो दौलत से मालामाल मुल्क है, और सबसे अहम बात यह है कि महज 4 लाख की आबादी वाला मुल्क है, छोटा सा मुल्क है ब्रुनाई। और इसकी एक तारीख है, ब्रुनाई की भी एक बहुत लंबी तारीख है। तो एक छोटा सा मुल्क है लेकिन बेपनाह दौलत का हामिल मुल्क है। तो यकीनन उस दौलतमंद मुल्क के वसाइल, ख़ास तौर पे जो है कुदरती वसाइल जो हैं, जैसे कि कुदरती गैस है, कुदरती जो है तेल है, तो उससे इस्तेफ़ादा करने के लिए हिंदुस्तान अहम माहदे करेगा, और यकीनन इससे जो है हमारे मुल्क को भी फ़ायदा होगा, ये हम तवक्को रखते हैं। और हम चाहते भी हैं कि हमारे मुल्क का फ़ायदा हो, लेकिन यहाँ पर मुसलमानों का नुकसान हो ये भी हम नहीं चाहते, क्योंकि जो जानी माली नुकसान हो रहा है मुसलमानों का बहुत ज़्यादा हो रहा है। और दरिंदगी और इस कदर फैल गई है, शैतानियत इस कदर फैल गई है कि हर मुकाम पर मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। आखिर कब तक ये होगा? अब तो आप अंदाज़ा कीजिए कि महाराष्ट्र का एक बीजेपी का रुकन असम्बली है, मैं समझता हूँ कि वो गुंडागर्दी की हद कर रहा है और इश्तियाल अंगेज़ी की उसने हद कर दी है। और यहाँ तक कहा कि हम, अगर तुम हमारे स्वामी जिसने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किए उसके खिलाफ एक बात भी कहेंगे तो फिर हम तुम्हें मस्जिदों में घुसकर मारेंगे। तो आपके बाप की जागीर नहीं है कि आप मस्जिदों में घुसकर मारें। और वैसे भी मैं समझता हूं कि मुसलमानों को भी ये सोचना चाहिए कि आखिर वो कब तक इस तरह जलील होते रहेंगे और इस तरह के बर्दाश्त करते रहेंगे। क्योंकि आपने देखा कि अगर कोई सिख की दाढ़ी भी पकड़ता है तो तमाम सिख उठ खड़े होते हैं और उसके खिलाफ एहतजाज करते हैं। हमारे मुल्क में कानून है, हमारे मुल्क में दस्तूर है, हमारे मुल्क में जमहूरियत है, सेकुलरिज्म है, उसका फायदा उठाइए और जमहूरी अंदाज में उसका मुकाबला कर सकते हैं आप। क्या ये भी नहीं करेंगे? ये सोचने वाली बात है। आज ट्रेनें आपके लिए महफूज हुआ करती थी, अब ट्रेनें भी आपके लिए महफूज नहीं है। आप दाढ़ी रखेंगे तो आपको कत्ल कर दिया जा रहा है। तो आखिर कब तक आप खामोश रहेंगे? उठिए जमहूरी अंदाज में और अपने हक के लिए लड़िए, ये सबसे अहम बात है। और याद रखिए, ये जो मुर्दा कौमें होती हैं उनकी ये निशानी होती है कि वो बेहिस हो जाते हैं और उन पर कोई भी जुल्म करता है, उनके औरतों को निशाना
निशाना बनाता है अपनी हवस का, तो वो खामोशी अख्तियार करते हैं। ये मुर्दा कौम की निशानी है, और जो जिंदा कौमें होती हैं वो मुकाबला करती हैं उन जालिमों का, उन जाबिरों का जो उनके गले पर हाथ डालते हैं, उनका हाथ तोड़ डालते हैं। जी बिल्कुल, देखिए अभी यकीनन जिस तरीके से जो है इश्तियाल अंगेज़ी की गई है कि मस्जिदों में घुस के मारेंगे, जी जी, तो ये जो शरंगेज़ी की जा रही है इस पर भी लगाम लगाने की ज़रूरत है यकीनन। और यकीनन आपने जो है रियाज साहब अहम बात कही है कि ज़िंदा कौमों पे कोई हाथ नहीं डाल सकता। जी हाँ, बिल्कुल। हम मुर्दा कौम नहीं हैं, लेकिन हमारी जो बेहिसी है, हमारी जो खामोशी है, हमारा इतनी बड़ी इश्तियाल अंगेज़ी के बावजूद हमारा जो है रद्दअमल ज़ाहिर नहीं करने का जो रवैया है, यकीनन ये किसी और के लिए नुकसानदेह नहीं होगा, हमारे लिए नुकसानदेह होगा। देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी मुसलमान आबादी इंडिया में है, हिंदुस्तान की दूसरी बड़ी अक्सरियत मुसलमान है, उसके बावजूद अगर जो है इस तरीके से मुसलमानों का साथ जो है रवैया रवा रखा जा रहा है और मुसलमानों को बिल्कुल जो है एक मुर्दा कौम समझा जा रहा है, उन्हें इंतहाई कमज़ोर जो है समझा जा रहा है, तो ये किसी और के लिए नहीं, ये कौम के लिए तशवीश की बात है। और एक बात देखिए कि मध्य प्रदेश में आप देखेंगे, राजस्थान में एक स्वामी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है। मध्य प्रदेश के जो मुसलमान हैं, वो छतरपुर के जो मुसलमान हैं, वो जाकर पुलिस से नुमाइंदगी करते हैं। उसमें कांग्रेस के एक लीडर हैं शहजाद अली, वो भी नुमाइंदगी करते हैं, और उनका घर हुकूमत मिसमार कर देती है। करोड़ों रुपए का घर है, हुकूमत मिसमार कर देती है। मुसलमानों का यह फर्ज बनता है कि अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के खिलाफ उस शख्स ने बतौर एहतजाज पुलिस में शिकायत दर्ज करने के लिए गया था और उसका मकान मुनहदिम कर दिया गया था। तो हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों का यह फर्ज बनता है कि उसी तरह उस मकान को उसे तामीर करके दें जिस तरह वो आलीशान अंदाज में ठहरा हुआ था। तब ये दुश्मनों को, और मैं समझता हूं कि फिरका बरस दरिंदों को बेहतर जवाब दिया जा सकता है इस तरीके से। बिल्कुल, देखिए इत्तेहाद की ज़रूरत है। हमेशा कहा गया है कि इत्तेहाद में जो है ताकत है, इत्तेहाद में जो है बरकत है, और इत्तेहाद ही से जो है हम अपने किसी भी जो है दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं। तो इस सिलसिले में जो है बहुत जामे इक़दामात की ज़रूरत है। यकीनन इस सिलसिले में जामे इक़दामात की ज़रूरत है। जैसा कि आपने कहा, जमहूरी तौर पे जो है इस तरह के इस्लाम दुश्मनों का, मुसलमान दुश्मनों का मुकाबला करने की ज़रूरत है। और सज्जद साहब, मैं समझता हूँ कि ये मुस्लिम दुश्मनी नहीं है, ये हिंदुस्तान दुश्मनी है। ये हिंदुस्तान से दुश्मनी कर रहे हैं, हिंदुस्तान की तरक्की से दुश्मनी कर रहे हैं ये लोग। वैसे मैं नाज़रीन आपको बता दूँ कि सज्जाद साहब ने भी दौरान गुफ्तगू हरियाणा का जिक्र किया था, तो हम चलते हैं हरियाणा। और अब यकीन मानिए कि जब मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा था, और आपने कुदरत का कमाल देखिए कि अब खुद हमारे जो हिंदू भाई है वो इन गौ रक्षकों का निशाना बन रहे हैं। ये गौ रक्षक अब गोलियां चला रहे हैं, और शर्म आनी चाहिए हुकूमतों को और निफाज कानून की एजेंसियों को कि वो इस तरह के गोलियां चलाने वालों को गिरफ्तार करने की बजाय मुसलमानों के मकानात को मुनहदिम कर रहे हैं, मसाजिद को शहीद कर रहे हैं, मदरसों पर बुलडोजर चला रहे हैं और इंसाफ का कत्ल कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर हरियाणा में आर्यन मिश्रा नामी एक नौजवान को गौ रक्षकों ने, यानी इन गुंडों ने गोली मारकर कत्ल कर दिया। पहले ये मैं समझता हूं कि गलत शिनाख्त का नतीजा था। उस कार में जिसमें आर्यन सफर कर रहा था, जुमला 5 अफराद सवार थे, जिसमें 2 खवातीन भी मौजूद थे। और आपको बता दूं कि ये गौ रक्षक जो हैं वो उस कार का पीछा करने लगे, और उन्हें शक हो गया कि इस कार में या जानवरों की स्मगलिंग की जा रही है। और जब वो करीब पहुंचे तो देखा कि 2 औरतें हैं। तभी उन्होंने गोली भी चला दी, और गोली डायरेक्ट जो है वो आर्यन की गर्दन में लगी, और फिर करीब पहुंचकर आर्यन के सीने में भी उन्होंने गोली चला दी। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि इस सिलसिले में पुलिस ने 6 अफराद को गिरफ्तार किया है। लेकिन क्या उनका मकानात मुनहदिम करेगी पुलिस? क्या पुलिस में और हुकूमत में इसका हिम्मत है कि वो इन गौ रक्षकों को जो कातिल बन गए हैं, इंसानों को, बेखुसूर इंसानों को मार रहे हैं, उनके मकानात को मुनहदिम करने की उसमें हिम्मत है? तो ये हम सवाल करेंगे सज्जाद साहब से। यकीनन देखिए, आप शहजाद अली के घर को तो एक ही दिन में आप तोड़ देते हैं। जी जी, आलिशान हवेली थी शहजाद अली की, वो उस हवेली को तो आपने, जो मध्य प्रदेश के शायरी थे, एक ही दिन में आपने बुलडोज करके ज़मीन दोस्त कर दिया। जी हाँ। तो अब यहाँ ये जिन्होंने जो है कत्ल किया है एक नौजवान का, बाज़ाब्ता गोली मार के कत्ल किया है, और फरीदाबाद के हाईवे पे दहशतगर्दी की एक बदतरीन मिसाल कायम की है लोगों ने। तो इतनी भयानक दहशतगर्दी के बाद अगर उनके घर नहीं गिराए गए, उनके घरों को बुलडोज नहीं किया गया, तो फिर ये बात साफ़ हो जाती है कि हुकूमत जो है
सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई करना चाहती है, काम करना चाहती है। बाकी दूसरे लोगों से हुकूमत को कोई मतलब नहीं है। मतलब जैसा कि इन्होंने ये कहा कि हम जो है गैर जानिबदारी से काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जब जो है जी हाँ, ये जी हाँ। मामला गया था, जी, जी। तो हुकूमतों का या फिर हुकूमत नवाज वकीलों का कहना था कि हम इस मामले में गैर जानिबदार हैं, किसी जी। एक कम्युनिटी को निशाना नहीं बना रहे हैं। जब आप गैर जानिबदार हैं, किसी एक कम्युनिटी को निशाना नहीं बना रहे हैं, तो यकीनन इन चारों पाँचों का भी जो गिरफ़्तार किया गया है, इनके घरों को भी बुलडोज़ करने में आपको पसोपेश नहीं करनी चाहिए। और वैसे भी सज्जा साहब देखेंगे कि आर्यन मिश्रा एक स्टूडेंट है, उसका जी। जो कत्ल हुआ है उसके माँ बाप का क्या हाल हुआ होगा, बिल्कुल, उसके भाई यकीनन। बहनों का क्या हाल हुआ होगा, यकीनन, और उन्हें भी यकीनन। एहसास होने लगा होगा कि ये जो जी। गौ रक्षक है, ये गौ रक्षक नहीं बल्कि ये गुंडे हैं, ये बिल्कुल। जानवर के नाम पे इंसानों का बिल्कुल। कत्ल कर रहे हैं। ना ये हिंदू देखते हैं, ना मुसलमान देखते हैं, बल्कि अपने मफादात देखते हैं, अपनी गुंडागर्दी देखते हैं, और इनका कोई मकसद नहीं है और हिंदुओं की ये भलाई नहीं चाहते। बिल्कुल यकीनन। देखिए, आप एक कार जा रही है, उस पे आप फायर करते हैं, पीछा कर रहे हैं। फिर आप करीब आके कार रुक जाती है आपकी फायरिंग के बाद, फिर करीब आके आप सीने पे गोली मारते हैं, तो ये तो तशद्दुद की इंतहा हो गई, गुंडागर्दी जी, की, जी। दहशतगर्दी की इंतहा हो गई। इनके खिलाफ तो बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वैसे भी मैं समझता हूँ कि मरकज़ी हुकूमत को एक बिल मंजूर करना चाहिए। मोदी हुकूमत मुसलमानों से, मुसलमान के मुस्लिम ख़वातीन से बहुत ज़्यादा हमदर्दी का इजहार करती है, तो फिर उनके शौहरों को बचाने, उनके बेटों को बचाने के लिए उसे कानून मंजूर करना चाहिए, जिसको उस कानून के तहत गौ रक्षकों के नाम पर, यानी गाय के नाम पर जो इंसान को कत्ल करता है उसे सजाएं मौत देनी चाहिए। लेकिन मोदी हुकूमत इस बारे में सोचेगी भी नहीं, इस बारे में कुछ कदम उठाएगी भी नहीं। हाँ, सिर्फ ज़बानी हमदर्दी करेगी और उसके बाद खामोशी इख्तियार करेगी। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि ममता बनर्जी इस मामले में बहुत ज़्यादा आगे हैं, और आप देखेंगे कि आरजी कार हॉस्पिटल कोलकाता में एक ट्रेनी डॉक्टर का रेप होता है, उसका मर्डर होता है। उसके बाद देखेंगे कि बीजेपी बहाने तलाश करती है कि ममता बनर्जी हुकूमत को बदनाम करने के लिए। बहरहाल ममता बनर्जी हिम्मत करती हैं, और आज ये कहा जा रहा है कि कलकत्ता असेंबली में, मगरबी बंगाल असेंबली में एक बिल, यानी अपराजित वुमेन एंड चाइल्ड अमेंडमेंट बिल पेश किया जाएगा, और इस बिल के तहत रेपिस्ट को और जो मर्डर करता है उसे सजाए मौत की गुंजाइश फराहम की गई है। बहुत अच्छी बात है। और जो रेपिस्ट है, मैं समझता हूं कि रेपिस्ट के साथ साथ जो कातिल है, उसके साथ साथ मैं समझता हूं जो फिरका परस्त दरिंदे हैं, जो जानवरों के नाम पर इंसानों का कत्ल कर रहे हैं, उन्हें भी सजाए मौत देनी चाहिए। बिल्कुल यकीनन। देखिए, इस सिलसिले में बहुत सख्त इक़दामात की ज़रूरत, या तो आप सख्त इक़दामात करो, या फिर आपके जो है हुकूमतों को ये ताकीद करो कि इस तरह के वाक़यात मुस्तक़बिल में नहीं होने चाहिए। अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर दूसरे मानों में ये साफ ज़ाहिर है कि आप जो है नफ़रत की बुनियाद पे, तशद्दुद की बुनियाद पे हालात बिगाड़ के जो है हुकूमत करना चाहते हैं। आपको आवाम से किसी से भी कोई दिलचस्पी नहीं है। बहरहाल नाज़रीन, इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम खबर ख्याल इख्तिताम को पहुंचाते हैं। मुझे मोहम्मद रियाज अहमद को और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसनैन को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़।